We are talking about the structural transformation. I am going to share the screen. We have defined the concept of structural transformation in two ways. First way, first way is that when labor force is moving from traditional agriculture sector to modern industrial or services sector, this is named as a structural transformation. And second way to define the structural transformation is that when the share of agriculture sector into the total GDP shrinks and the share of industrial and services sector into the total GDP expand. This is named as a structural transformation. जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है वो कम होना स्टार्ट हो जाए और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ना शुरू हो जाए जीडीपी में, तो ये भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाएगी. And structural transformation is one of the major requirement of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम डेफिनेशंस को एनालाइज करें तो उसमें एक स्टेज थी कि जब हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बेस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करते थे. सो दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर आर्थर लिवस इन मिड 1950s and later modified by other economists John Fee and Gustav Reines. So this theory is based on structural transformation. Hopefully you have understand the meaning of structural transformation. सर रिपीट करते हैं, मेरे अभी ज्वाइनिंग है. All right. When labor force is moving from traditional agriculture sector to modern industrial or services sector, this is named as a structural transformation. अगर हमारी लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में मूव कर रही होती है, इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. क्लियर है बेटा? ओके सर. Lewis theory of development. There are some basic assumptions of this theory. हम इन assumptions की बेस, ये बेसिकली इन assumptions पे बेस करती है ये थ्योरी. इन assumption की बेस पर हम इस फर्दर आगे इसको एक्सटेंड करेंगे. In the Lewis model, underdeveloped economy consists of two sectors, traditional and modern. दो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, एक ट्रेडिशनल सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा मॉडर्न सेक्टर है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है. सेकंड, ट्रेडिशनल सेक्टर हैज सरप्लस ऑफ लेबर. जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे जो लेबर है वो सरप्लस में है, इजाफी है. इवन के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0, मींस वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. ट्रेडिशनल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करता हूं. इसका लफ्जी मीनिंग है छुपी हुई बेरोजगारी. जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस में जो है वो 3 पीएन साथ हो, एक ऑफिसर हो, साथ 3 पीएन काम कर रहे हो जिन्होंने कोई उसके कोई खाना शाना देना है और यहाँ रूम की सफाई करनी है. वो 3 पीएन है. अगर तीनों को सैलरी मिल रही है, तीनों एम्प्लॉयड है, अगर उन 3 को फारग करके एक ही रहने दिया जाए तब भी वो सारे काम हो जाएंगे. मतलब वो दो जो है वो क्या हुए, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हुए. वो देखने में मतलब उनके हटा देने से भी जो है वो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और ये एल स्टैंड फॉर एल किस लिए है? जी बेटा क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है तो एल किस लिए है? लेबर. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0. यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 0 के इक्वल क्यों है. क्योंकि वहां लेबर जो है वो सरप्लस है. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में से मतलब पाकिस्तान है, जैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान में तकरीबन 15% जो है वो आप कह लें कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में. इसका ये मीनिंग बनता है कि अगर 15% लोगों को हम एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल भी देंगे तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मतलब है. मतलब आप ये कह लें कि एक ऑफिस है, उसमें मतलब 2 बंदों की जरूरत है, हमने 4 रखे हुए हैं, चारों को रोजगार मिला हुआ है,
लेकिन जरूरत 2 बंदों की है, अगर वो 2 निकाल भी दें तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन 2 की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि उनके निकाल देने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर है, दैट्स वाई उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो इक्वल टू 0 है। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? रूरल वेज इज डिटरमाइंड बाय एवरेज प्रोडक्ट, नॉट बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये भी अजम्पशन है, अज्यूम किया है, फर्ज किया है। अब देखें सैलरी जो है वो दी जाती है, वो वेज या सैलरी वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट। जितनी मार्जिनल प्रोडक्ट हो उसके इक्वल जो है उसको सैलरी दी जाती है, जितने का वो काम कर रहा है यानी कि उतनी सैलरी दी जाती है। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल एरिया है, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो 0 है, तो उनकी सैलरी 0 होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे मार्जिनल प्रोडक्ट का। जी बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। मार्जिनल प्रोडक्ट होती क्या है? एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाता है। नया बंदा लगाने से टोटल प्रोडक्ट में जो इजाफा होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाता है। मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 0 है, नया बंदा वो लगा लें बल्कि पुराना भी डालें तब भी प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 15% मैंने बोला है कि जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में इस टाइम भी 15% जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से 15% लोगों को हटा भी दें तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब उनकी प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मार्जिनल प्रोडक्ट उनकी क्या है? 0 है। बेटा क्लियर हुआ है ये पॉइंट या नहीं? जी बताएं, मुझे बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा ना, जिसने पूछा था। यस सर हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट का लफ्जी मीनिंग ये है कि एडिशनल लेबर लगाने से जो टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 10 लोग लगे हुए हैं, वो एक दिन में 100 शूज़ तैयार कर रहे हैं, हमने 11वां बंदा लगाया है, ठीक है, 11वां बंदा लगाया है, तो वो 110 शूज़ एक दिन में तैयार कर लिए, तो उसने कितने 10 शूज़ का इजाफा किया है, वो 10 जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो इसमें assumption ये है, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो 0 है, मतलब अगर नया बंदा हायर करते हैं तो उससे टोटल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? यस सर। धीमे धीमे बोलते हैं पता नहीं। ओके, ये assumption है इस थ्योरी की, अभी थ्योरी तो बतानी है, ये assumption है। जो सैलरी दी जा रही है रूरल एरियाज में, दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, नॉट बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। दिस इज अनदर assumption। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट तो 0 है, तो सैलरी तो फिर 0 होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, तो उनको एवरेज प्रोडक्ट के मुताबिक सैलरी दी जा रही है। मॉडर्न सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और वो उसमें जो है वो ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही है। एंड द वेज रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज रिलेटिवली हायर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो वेज रेट है वो ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर से, अट्रैक्टिव है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही है। Modern sector focuses on process of transfer of surplus labor and the growth of output in modern sector. मॉडल ये मॉडल बेसिकली फोकस करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो सरप्लस लेबर है वो ट्रांसफ़र हो टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मॉडर्न सेक्टर, और वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो। जो जबकि जो सप्लाई ऑफ लेबर है इन द मॉडर्न सेक्टर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। इसका ये मतलब है कि अगर लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है
तो वहाँ पे आने से उनके वेज रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री सेक्टर के वेज रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Structural transformation of the economy has taken place with the growth of modern industry. और ऑब्वियसली जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर से सरप्लस लेबर निकल कर जो है वो मॉडर्न सेक्टर में एब्जॉर्ब होती जाएगी। द स्पीड विथ विच दिस एक्सपेंशन अकर is determined by the rate of industrial investment and capital accumulation in the modern sector. किस स्पीड से जो है वो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में मूव होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये आपके इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि किस रेट से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर निकलेगी और इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मूव करेगी। Finally, Lewis assumed that the level of wages in the urban industry sector was constant. Means कि सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर निकलकर इंडस्ट्री सेक्टर में आती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो परफेक्टली इलास्टिक है। मीन्स डैट कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेज रेट कांस्टेंट है, डिक्लाइन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर इंडस्ट्री सेक्टर में आ रही है तो इंडस्ट्री सेक्टर में जो है वो लेबर का वेज रेट कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर में वेज रेट जो है वो कांस्टेंट है। Thus, this is you can say that the definition of Lewis theory of development. Lewis two-sector model is a theory of development in which surplus labor from traditional agriculture sector is transferred to the modern industrial sector, the growth of which absorbs the surplus labor, promotes industrialization and stimulates sustained development. देखिए डेवलपमेंट थ्योरी अब कहता है डेवलपमेंट कैसे आएगी, कहता है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से सरप्लस लेबर निकल कर जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करती रहे, इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो करती रहे जहाँ पे वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी और इस तरीके से जो है हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस थ्योरी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी assumptions को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, इसकी assumptions में से नंबर ऑफ MCQs बनते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ लिवस टू सेक्टर मॉडल। ये जो राइट हैंड साइड पे डायग्राम है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर की डायग्राम है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर की डायग्राम है। राइट हैंड साइड पे जो ऊपर अबव साइड पे डायग्राम है वो टोटल प्रोडक्ट की है और नीचे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट और एंड एवरेज प्रोडक्ट की डायग्राम है। आप देखें टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट साइड पे देखें और अबव डायग्राम में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है बट एक लिमिट पे जाकर वो स्टॉप हो जाती है। कर्सर की मूवमेंट देखिएगा आप, ये देखें टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है, यहाँ पे आगे स्टॉप होगी व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो। एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितनी है, जीरो। अब उसके बाद देखें टोटल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो गई है, मींस मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो और सैलरी दी जा रही है एवरेज प्रोडक्ट के मुताबिक। एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ये प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है ना बेटे कोर्स, उसमें ये डायग्राम क्लियर है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। दिस इज द थर्ड कोर्स ऑफ, ये थर्ड कोर्स है आपके सेमेस्टर आपकी डिग्री में इकोनॉमिक्स का। आप पहले प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, उसमें ये ऑलरेडी आपने स्टडी की होगी डायग्राम। however I have already I have also explained this. Average product curve will always higher than the marginal product of labor curve while declining both. अब देखो दोनों गिर रहे हैं तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो है वो ऊपर है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व के। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यहाँ पे जीरो है बट सैलरी दी जा रही है एवरेज प्रोडक्ट के मुताबिक। ये assumption थी उसकी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो है, दिस वाज आल्सो द assumption।
अब आते हैं हम मॉडर्न सेक्टर की तरफ। ये ऊपर जो है वो टोटल प्रोडक्ट की डायग्राम है, ये नीचे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट की डायग्राम है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ लेबर की डायग्राम है। फर्स्ट अबव डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। ये टोटल प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है, ये देखिए ग्रो कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है, जिससे वो पहले से ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करता है। देखिए आप L1, L2, L3, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये है टोटल प्रोडक्ट। जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करता है टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है और पहले से ज़्यादा लेबर फोर्स को जो है वो एम्प्लॉय करता है, हायर करता है। इसी तरह अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करें तो वो कर्व भी देखें अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड फॉर लेबर अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को वो एब्जॉर्व कर रहा है। जबकि वेज रेट जो है वो कॉन्स्टेंट है, ये इसकी assumptions थी। वेज रेट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कांस्टेंट है, बट it is higher than the agriculture sector wage rate, it is higher than the agriculture sector wage rate। आप देखें ये लाइन जो है वो इससे हायर है जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ये कुछ की पॉइंट्स है जिनको एक्सप्लेन किया गया है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दीज पॉइंट्स। there is some criticism on Lewis two sector model। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर हम लिवस टू सेक्टर मॉडल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अजम्पशंस जो है, इतनी ज़्यादा अजम्पशन है इस मॉडल की, तो वो रियलिटीज़ में जो है वो फुलफिल नहीं होती। द की अजम्पशंस डू नॉट फिट द रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी डेवलपिंग कंट्रीज। कैपिटलिस्ट प्रॉफिट आर इन्वेस्टेड इन लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्रिटिसिज्म के जो है वो अजम्पशन बहुत ज़्यादा हैं जो रियलिटी से दूर है, थोड़ा सा हट के हैं। और दूसरा ये कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है, उन्होंने कहा कि लेबर को वो एब्जॉर्व कर ही जाएगा। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, कैपिटलिस्ट जो उन्हें कह ले हम, तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, सरमायादार होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। कहाँ पे इन्वेस्ट करें? लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। और लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी क्या है कि जिसमें लेबर आपकी सेव हो, कैपिटल ज़्यादा यूज हो और लेबर आपकी सेव हो। तो फिर हाउ वी कैन एब्जॉर्ब द सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इंडस्ट्री सेक्टर। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि तमाम सरप्लस लेबर को हम इंडस्ट्री सेक्टर में एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि जो सरमायादार हैं जब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी पे। क्लियर अब बेटा पॉइंट? इस बेस पे क्रिटिसाइज किया गया। अनदर criticism is that one of the assumption is that capitalist profit are in fact reinvested in the local economy and not sent abroad as a form of capital flight, but there will be existence of capital flight। हमने कहा कि इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करेगा, सरमायादार बार बार इन्वेस्ट करेंगे, जिससे सरप्लस लेबर जो है वो एब्जॉर्ब होती रहेगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब सरमायादार का प्रॉफिट बढ़ता है, वो अपना पैसा जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी बेचना शुरू कर देते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी जायदादें बनाना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कैपिटल फ्लाइट, कि हमारा पैसा जो है वो दूसरे कंट्रीज में मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और व्हाट्सएवर डिफरेंट वे से। तो ये कैपिटल फ्लाइट है, क्योंकि अगर लोकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर कैसे जो है वो सरप्लस लेबर जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सकती है। So this is the third criticism। Another one is that little surplus labor in rural areas। Demand curve has a greater negative slope than D2। डायग्राम में अगर देखें तो D2 जो सेकंड डिमांड कर्व था लेबर का, डेट हैज अ ग्रेटर
negative slower than KM1 to reflect the fact that additions to the capital stock embody labor saving technical progress. ये ये डायग्राम में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखें, ये D1 था, ये D2 था। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और डिमांड कर्व फॉर लेबर दोनों की शेप सेम होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व एंड डिमांड फॉर लेबर दोनों सेम होते हैं। जब टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता है इंडस्ट्री सेक्टर में, कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा, वो जंप करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ने से वो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस अडॉप्ट करता है, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस अडॉप्ट करता है, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी ही रहेगी। ये देखें ना, वो उसकी स्लोप देखें, एम्प्लॉयमेंट उतनी ही रहेगी, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो ये इस तरीके से भी इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। Growing dominance of urban surplus labor, tendency for industrial sector wages to rise in the face of open unemployment. Lever's model assumes diminishing returns in the modern industrial sector, yet there is much evidence that increasing return prevail in that sector. ये बेसिकली इस थ्योरी को हम नेक्स्ट आने वाली थ्योरी के साथ लिंक कर रहे हैं कि जो है वो मॉडर्न सेक्टर में जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम चाइना वगैरह को देखें तो चाइना में इंक्रीजिंग रिटर्न नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑन दिस थ्योरी। मैं थोड़ा सा एंड पे एक समरी की सूरत में इसको ब्रीफ कर देता हूँ। लीवर्स टू सेक्टर मॉडल बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस करता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमारी लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मूव करे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो श्रिंक हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो एक्सपेंड हो। ये कहलाता है स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीवर्स टू सेक्टर मॉडल जो है वो इसी स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे सरप्लस लेबर होती है, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो होती है, उनको जो सैलरी मिलती है वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के मुताबिक मिलती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेज रेट इसके मुकाबला में हाई होता है। इंडस्ट्री सेक्टर में जो है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मौजूद होती है, ग्रोइंग सेक्टर होता है। अगर वो ग्रो करता रहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो सरप्लस लेबर मॉडर्न सेक्टर की तरफ आएगी वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होती रहेगी। वो वहाँ पे आएगी क्यों, उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ का वेज रेट जो है वो हाई होगा, इसलिए वो उसे अट्रैक्ट करेगा। सो दिस वाज द थ्योरी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।